घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बिहार उपचुनाव में जेडीयू आरजेडी गठबंधन में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट। महाराष्ट्र में 50-50 पर अड़ा एनसीपी। बड़ा सवाल, कहां गया राहुल का कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान। और केंद्रीय मंत्री गडकरी के खंडन के बाद भी कथित जासूसी कांड पर सियासत के पीछे की क्या है सच्चाई। और भी अहम खबरें हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, रामपुर कई जिलों में हिंसा है और वहां पे सरकार प्रशासन के सामने चुनौती है कि कैसे इन हिंसा पे काबू पाए। सवाल ये नहीं है कि उस पर हम बहस करें, सवाल ये है कि आखिर सरकार का जो काम है वो करने में विफल क्यों है और उसका सरकार जवाब दे, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन आज जो अहम सवाल है, दो मुख्य। एक बात, लगातार नितिन गडकरी कह रहे हैं कि उनके घर से कोई उपकरण नहीं मिला है, उनके घर का बगिंग नहीं हुआ है, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। साथ ही साथ कई सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग जांच की मांग कर रहे हैं, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उसमें कहे कि इनकी जांच होनी चाहिए मामले की। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ये यूपीए के जमाने से हो रहा है, किस बात की जांच होनी चाहिए, किसका नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिनका 2014 में सबसे अब तक का खराब प्रदर्शन हुआ है लोकसभा चुनाव में, महज 44 सीटों पर सिमट के आ गई है। लेकिन इस पार्टी के नेतृत्व के सामने जो चुनौती है कांग्रेस को रिवाइव करने की, और जो कुछ कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो कुछ हो रहा है, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग होकर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी ने 50-50 फार्मूला को आगे बढ़ा के उस पर अड़ गए कि ये 50-50 करना होगा। इस बीच में बिहार में जेडीयू आरजेडी के साथ एक माइनर पार्टनर 10 उप सीटों पे उपचुनाव है, उसमें से 4 पे जेडीयू, 4 पे आरजेडी और 2 पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। सवाल यह है कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि उनको पार्टी को खड़ा करना है, पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी संगठन को मजबूत करना है, तो क्या राहुल गांधी का फॉर्मूला कांग्रेस में कोई सुनने वाला नहीं है या राहुल उसको पुश नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक जगह पे, खास करके जहां रणनीतिक फैसले लेने हो, वहां कमजोर दिख रही है? क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, क्या सोच है कांग्रेस पार्टी की, कैसे कांग्रेस पार्टी क्या रीइन्वेंट कर पाएगी अपने आप को? क्या 44 की जो चुनौती है, जो आगे पार्टी को लेकर नए दौर में, नए समय में राहुल गांधी को आगे बढ़ना है, तो कैसे बढ़ रहे हैं? क्या वो लालू और नीतीश के भरोसे, क्या शरद पवार की पार्टी एनसीपी के भरोसे या एनसी के भरोसे अपनी सियासत को आगे ले जा सकती है? हमारे साथ हुसैन दलवाई साहब हैं, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश रत्न साहब हैं, चंद्र रत्न साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं। पुष्पन कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं और उपेंद्र प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हैं। हुसैन दलवाई साहब, आपसे शुरुआत करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सियासी रणनीति है, चूंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं। चलिए, एनसीपी की एक बात है कि एनसीपी स्वाभाविक है, चुनाव का समय है, लेकिन आप बिहार में देखें, जम्मू कश्मीर में देखें, कांग्रेस इस ऐसी स्थिति में एक कमजोर तो पड़ी, लेकिन इस कमजोर की स्थिति में लड़ने के बजाय घुटने क्यों टेक रही है? मुझे घुटने टेक रही है ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बिहार में पार्टी की स्थिति पहले से ही वीक है। तो उसको लड़के ठीक करना है या उसको समर्पण कर देना है? उसमें गठबंधन होना ये सबसे बड़ी बात। गठबंधन किन शर्तों पे? कांग्रेस के शर्तों पे या क्षेत्रीय दलों के शर्तों पे? नहीं, क्षेत्रीय दल है ना, वहाँ मजबूत है, और 2 क्षेत्रीय दल। आपको वहाँ पार्टी मजबूत नहीं करना है, ये तय कर लिया है? बिल्कुल करना है, और इसीलिए गठबंधन जो है वो गठबंधन में कांग्रेस भी है, और 2 वहाँ के क्षेत्र में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मजबूत पार्टियां हैं, वो सब अगर इकट्ठा आएंगे तो एक अच्छा सा गाड़ी बना सकेंगे। ये उसमें ये है। अभी एक जहाँ तक संगठन की बात है, वो संगठन आज एक चुनाव लेके ही संगठन बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं। संगठन बनाना ये लॉन्ग टर्म की बात रहती है। अभी जो सामने चुनाव है, वो चुनाव इकट्ठा आके लड़ेंगे
तो कहाँ ना कहाँ बीजेपी को रोकने में कामयाब होंगे। तो अब ये उसमें कांग्रेस सोच है। पार्टी का एक मकसद है कि बीजेपी को रोकना, कांग्रेस पार्टी को सुदृढ़ करना, मजबूत करना, जमीन से लेके उनको लोगों के बीच ले जाना, वो मकसद नहीं है इस वक्त। यानी आपका मकसद है बीजेपी को रोको, कांग्रेस कमजोर पड़े ये चलेगा, ये ठीक है, लेकिन बीजेपी को रोके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस मजबूत नहीं होनी चाहिए या कांग्रेस कमजोर रहेगी तो चलेगा, ऐसी कुछ बात नहीं। लेकिन जो चीजें सामने दिख रही है, अभी एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है, सिचुएशन ऐसा है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को रोकना है। इसके लिए अगर हमें क्षेत्रीय दलों के साथ घुटने टेक के समझौता करना पड़े तो भी सही है, क्योंकि हमें बीजेपी को रोकना है। तो कांग्रेस जैसी पार्टी का जो राष्ट्रीय, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, आजादी की लड़ाई में आपकी पार्टी की भूमिका रही, उस पार्टी के कई टुकड़े हुए, लेकिन पार्टी अपने विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए आगे बढ़ी। आज उस पार्टी के सामने जो चुनौती है कि वो बीजेपी को लड़े या पार्टी को दुरुस्त करे। दो अलग अलग पार्टी को दुरुस्त करना ये सबसे बड़ी बात है, और लेकिन वो बड़ी बात सामने नहीं दिख रही। पहला मकसद यही रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि 92 में जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई, उसके बाद ये खास करके हिंदी बेल्ट में कांग्रेस कमज़ोर हो गई, ये सही बात है। उसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है कि आज का ये मामला नहीं है, बहुत दिनों का मामला है। आप बहुत अनुभवी राजनेता हैं। जो इस वक्त बिहार में 10 में से 2 सीट आपको मिली, क्या कांग्रेस पार्टी इस समय, चूंकि बीजेपी को, जो आपने कहा और यही बात कह रहे हैं तमाम नेता, ये बात जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं, ये बात आरजेडी की, उनकी समझ में आती है बात है। आपके पार्टी के युवा नेता ने तय किया कि नहीं, मुझे पार्टी को, नेतृत्व को, पार्टी के को जमीन से जोड़ना है, संगठन को मजबूत करना है, और चुनाव में वो अकेले भी गए आपने इसके कारण। आज आप ये देख रहे हैं कि मुझे बीजेपी को रोकना है, तो क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य इस वक्त पार्टी को मजबूत करने के बजाय बीजेपी को रोकना नहीं हो गया है? नहीं, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये तो मानना पड़ेगा। तो उसको एक राष्ट्रीय पार्टी रोक पाएगी? कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है। अभी आज के हालात में बिहार या यूपी, मैं तो यूपी का भी उदाहरण दूंगा कि जहां पार्टी बिल्कुल कमज़ोर है, वहां जो क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी के खिलाफ है, उनके साथ गठबंधन करके पहले उनको रोकना, और फिर अगर वहाँ 2 सीटें हम लड़ रहे हैं, वो 2 सीटें चुन के आएंगी तो कार्यकर्ता को लगेगा नहीं, आप जिंदा हैं और हम लड़ सकते हैं। एक एहसास, एक भरोसा लोगों को देने का काम इस ढंग से हो सकता है। चलिए उपेंद्र जी, जो बात दलवाई साहब कह रहे हैं, क्या लगता है कि क्या वाकई कांग्रेस के सामने जो असल चुनौती है, उस चुनौती को इस वक्त कांग्रेस लड़ने में अक्षम है, उस चुनौती से नहीं डील कर सकती है, इसलिए इनको एक मजबूत कंधों की जरूरत है जिसको वो ढूंढ ढूंढ के हर जगह हाथ पकड़ रही है, या कांग्रेस पार्टी के सामने दृष्टि नहीं है, दृष्टिविहीनता है, दिशाहीनता है, यह तय कर पाना कि कांग्रेस पार्टी का असल मकसद, लक्ष्य इस समय क्या होना चाहिए? जो आपने अंतिम बात कही जी, वही सत्य है। कांग्रेस के पास कोई सोच नहीं है वह रिवाइव कैसे करे। वो रिवाइव करना तो चाहती है, लेकिन कैसे रिवाइव करे इसके लिए उसके पास कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई सोच नहीं है, और हमें लगता है उसकी समझ भी नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, हमें लगता है कि ये दोनों हैं जो न देश की राजनीति को समझते हैं, न देश के समाज को समझते हैं, और न देश की संस्कृति को समझते हैं। कौन सी रणनीति अपनाए, कांग्रेस क्यों खत्म हो रही है, इसका सही कारण तक भी नहीं समझते। और इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनसे सलाह मशविरा करते हैं, या तो उनको भी समझ नहीं है या इनको गुमराह कर रहे हैं। लगातार ये दोनों गुमराह किए जा रहे हैं। तो उसका कारण एक है कि ये कटे हुए हैं लोगों से, जमीन से कटे हुए, क्या ये कार्यकर्ता क्या नेताओं से भी कटे हुए हैं। अभी कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए जो भी कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप है, उसको चाहिए कि सभी राज्यों के नेताओं से सीधे संपर्क में हो। अपने जो दिल्ली में बैठे एडवाइजर्स हैं उनके थ्रू नहीं, उसको सीधे समझना पड़ेगा। उसके अलग अलग नेताओं से, अगर से बिहार में रिवाइव करना, कम से कम राहुल गांधी को बिहार के 100 नेताओं के साथ सीधे इंटरेक्शन में आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के 100 नेताओं के साथ सीधे इंटरेक्शन में आना पड़ेगा। सबकी बात सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और खुद अपने दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि कौन सी बात सही है। लेकिन हमें लगता है कि ये संवाद इनका प्रादेशिक स्तर के नेताओं से सही ढंग से संवाद ही नहीं हो पा रहा है। तो ये समस्या कि जानते ही नहीं कैसे क्या करें, तो स्टेटमेंट देने के लिए स्टेटमेंट दे देते हैं। तो स्टेटमेंट दे देना एक अलग बात है कि हम रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइव करने जा रहे हैं। चुनाव भी लड़े, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव भी लड़े,
तो ये कांग्रेस जो चुनाव के लिए लड़ी थी उसका फायदा हुआ था बिहार में जी 13-13.5% वोट मिले थे बिल्कुल 2009 के लोकसभा चुनाव में, और एक अच्छी आशा जगी थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, जो कांग्रेस समर्थक है उनके, क्योंकि अगर आप चुनाव नहीं करते हैं तो धीरे धीरे लोग आपको भूलने लगते हैं, बिल्कुल आपके चुनाव चिन्ह को भूलने लगते हैं, आपके झंडे को भूलने लगते हैं, इसलिए चुनाव लड़ना, कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं, फिर कार्यकर्ता उन पार्टियों के पास जाता है जो हाँ सही है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग हैं जी वो बैठे नहीं रह सकते। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के जो पॉलिटिसाइड वर्कर्स हैं, तो चुनाव जो होगा चुनाव उनके लिए उत्सव है, तो यहाँ से नहीं हो रहा तो कहीं और चले जाएंगे भाई, उनका लिए तो आप तो ये पॉलिटिक्स फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है बहुत सारे लोगों को, पॉलिटिक्स है तो करेंगे ही, इधर नहीं रहेंगे तो आरजेडी में चले जाएंगे, कोई जेडी में चले जाएंगे, कोई समाजवादी पार्टी में है यूपी में तो वहाँ चले जाएंगे, कोई बीजेपी में ही चले जाएंगे। तो लोगों को अपने साथ रखने के लिए, अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार के लिए, अपने झंडे का प्रचार करने के लिए, अपने नेताओं का प्रचार करने के लिए चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। अभी ये कहना कि बीजेपी को रोकने के लिए, कहाँ बीजेपी सत्ता में आ रही है बिहार में जी, ये जो लालू और नीतीश के जो विधायक उपचुनाव बिल्कुल स्पष्ट बहुमत में है, कोई समस्या ही नहीं है, मांझी सरकार के सामने कोई समस्या नहीं है, मांझी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है इस विधानसभा के अंत तक। तो जब बीजेपी को कोई समस्या ही नहीं तो फिर बीजेपी को हराने के लिए आप क्या हासिल कर लेंगे उसको हरा करके? जी ये बहुत अहम सवाल है, ये बात दलवे साहब कह रहे हैं, इनके पास हम आएंगे, लेकिन पुष्पेंद्र, पूरी जो सोच राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की जमीन पे अगर देखा जाए, कोशिश की उन्होंने कहा कि हम संगठन में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाएंगे, उस संगठन को मजबूत करेंगे, जमीन पे ले जाएंगे, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। देखिए दिलीप, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव उसमें, एक बात दहलवी साहब ने जो कही है वो बड़ी आश्चर्यजनक लगती है मुझे। हम तमाम सारे लोग कांग्रेस के लीडर्स के मुंह से ये सुनते रहे कि भारतीय जनता पार्टी एक रीजनल सी पार्टी है, हिंदी बेल्ट की पार्टी है, ये तो राष्ट्रीय है ही नहीं, ये केरला में नहीं है, ये कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये वहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हुसैन दलवाई साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और ये इनकी जब समझ में आया जब ये 44 सीटों पर सिमट गए। मेरा सवाल ये है कि आप 24 साल से उत्तर प्रदेश से गायब हैं, करीब इतने ही साल से आप बिहार से गायब हैं, आप 37 साल से तमिलनाडु से गायब हैं, आप केरला में गठबंधन की सरकार बनाते हैं, 22 साल से आप गुजरात से गायब हैं, 12 साल से आप मध्य प्रदेश से गायब हैं। तो जो हिंदी भाषी, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी की पार्टी कहते थे, वहां जहां सेकुलरिज्म की सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां इनका सफाया हो चुका है। अब तमिलनाडु जैसी जगह में ये कहीं मौजूद नहीं है, कर्नाटक में इनकी पहली बार सरकार आई, केरला में गठबंधन की सरकार है। मेरा सवाल सिर्फ इतना यह है कि इस सब के बावजूद भी राहुल गांधी को, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो लगातार ये कहते रहे कि गठबंधन करने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है और मैं संगठन को मजबूत कर रहा हूं, और कोई 400 रैलियां उन्होंने हवाई जहाज से की। और उस वक्त भी हम सबको याद है कि जो उम्मीदवार बनाए गए उसमें कोई 170 वो उम्मीदवार थे जो न संगठन से जिनका संबंध था, न जिनका कांग्रेस से संबंध था, और वो सब बाहर के लोग लाए गए। मेरा मानना यह है कि मैं जो उपेंद्र भाई कह रहे हैं कि ये जो बात कही जा रही है, ये जो एक जिसे कहते हैं कि एक हल्की सी चादर चेहरे पर डाली जा रही है, एक नकाब चेहरे पर डाला जा रहा है कि सांप्रदायिक पार्टी को दूर रखने के लिए हमने उस लालू के बारे में जिससे राहुल गांधी ने बात करने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने ऑर्डिनेंस बिल फाड़ा, उसी लालू की शर्तों पर आज 10 में से 2 सीट लेने के लिए राजी हो गए हैं। तो मैं समझता हूं इसके अलावा जो बात आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ छोड़ दिया, आसाम में विद्रोह हो गया, हरियाणा के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह और शैलजा आपके खिलाफ मोर्चा खोले खड़े हैं, आंध्र प्रदेश में जो स्थिति हुई वो भी आपको पता है। आप इसके अलावा जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं यहां इसमें ये जो महाराष्ट्र है, वहां आपकी एनसीपी जो है आपको आंखें दिखा रही है। मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की एक परंपरा थी कि पूरी पार्टी गांधी परिवार की तरफ देखती थी जब भी संकट में होती है, मुझे लगता है कि वो जो सिलसिला हार का चला है, जिस बेतुके फैसलों का चला है, जिस तरह से एक खास वर्ग को आपने अपीस करके पार्टी को कुछ खास लोगों का बना दिया, उसके चलते आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी की स्थिति हो गई है कि वो न सिर्फ रीजनल उन प्लेयर्स के जो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, चाहे वो लालू हो चाहे वो नीतीश हो, उन लोगों के ऊपर उनको भरोसा करना पड़ रहा है, बल्कि मैं समझता हूं कि अपना वजूद बचाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उनको उन तमाम लोगों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है जिनसे इनकी दुकान किसी तरह दिल्ली के अंदर और राज्यों में ही अपना वजूद बचा पाए। ये एक बहुत बड़ा चेंज है कांग्रेस के अंदर। जी जी जी, कांग्रेस के होंगे आप देखिए वो भी लालू यादव द्वारा तय किए हुए होंगे। बिहार में तो बहुत विचित्र है कांग्रेस की। कांग्रेस ने जब जब गठबंधन किया लालू के साथ, जो कांग्रेसी उम्मीदवार हैं
जी। वो टिकट पाने के लिए कांग्रेस के पास नहीं जाते हैं, वो लालू यादव के पास जाते हैं। इस बार आप यही देखिएगा, जी। पिछले चुनाव में आप ये देखिए रमेश जी, हालांकि हुसैन साहब कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए उन्होंने इन क्षेत्रीय दलों के साथ वो हाथ मिला रहे हैं। ये दलवई जी सही बोल रहे हैं कि इनका जो मैंडेट था वो 2014 में पूरा ध्वस्त हो गया। विजन कोई है नहीं, कोई चिंतन विचार पार्टी का सब ध्वस्त हो गया, और आज ये अपनी असमत को कैसे बचे उसमें जुटे हैं। एक वक्त वो था कि कांग्रेस का भी गठबंधन करना का जो आदत नहीं थी, लेकिन 2004 से गठबंधन सीखना शुरू किया, और वही गठबंधन होने के बाद इनके जितनी भी एलाइज हैं, अभी 2014 के रिजल्ट के बाद एक एक स्वर बाहर वाले एलाइज का छोड़िएगा, इनके अंदर से ऐसी ऐसी शब्दावली राहुल जी के लिए प्रयोग की गई जो लोगों को बड़ा अटपटा लग रहा था कि ये भाषा जोकर तक की भी बोली गई है। तो ये जो राहुल जो वंशवाद की परंपरा जो कांग्रेस की चल रही थी वो चरम पर पहुंच गई, और आज इस स्थिति पर आ गए कि इनको मजबूत रोकेंगे तो जब बाद में कांग्रेस, पहले तो इनका प्रभावशाली जो अपोजिशन है वो भी जो है देश ने 10% का जो रेशियो है वो भी बेचारे पूरा नहीं कर पाए, तो ये रोकना तो दूर की बात है। दूसरा जो क्षेत्रीय पार्टियों का जो लालू जी या नीतीश जी हैं, आज क्षेत्रीय पार्टियों को भी कुनबे में सिमटने का काम बीजेपी ने कर दिया है। दलवई साहब के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि कल तक जो सांप्रदाय को तरह तरह के उच्चारण करने वाले लोग आज अपना जो स्वरूप बिल्कुल समाप्त हो रहा है और हो जाएगा। दूसरा तो अब जिन लोगों का तालमेल नहीं मिलता था, नीतीश जी का, लालू जी का 1000 गालियां का भोग मिलता था, और आज वो अपनी असमत को बचाने के लिए लगे पड़े हैं, और वहां कांग्रेस दोपही स्वीकार कर रही है। महाराष्ट्र की पोजीशन कहां से मट करके आ गई, एनसीपी अपने को, ये बिल्कुल निश्चित है कि कांग्रेस का तो जो वंशवाद है वो 2014 ने बिल्कुल धो के रख दिया। कहां कौन सा कांग्रेस का चिंतन था, कौन सी पार्टी थी। और मैं तो फिर कहता हूं कि कांग्रेस ने जिस तरीके के आजादी के मूवमेंट का नाम को बनाया, ये आजादी का मूवमेंट का नाम था, जिस मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने विरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि इसको पॉलिटिकल रूप मत दो, और शहीदों की शहादत पर इसको राजनीतिक स्वरूप मत दो, नहीं माने। लेकिन जो पिछली जो प्रारंभिक सोच थी, आज राजनीतिक सोच इनकी उसी दिशा में जा रही है। ये समाप्त हो जाएंगे। जिस तरह से अमर शहीदों की गाथा पर इन्होंने अपनी जो पट्टिका लगा रखी थी, पट्टिका से इतने 67 साल का सबसे बड़ी भागीदारी इनकी जुटाई है। ये देश जान चुका है, तमाम तरह के चोले और उच्चारण कर करके देश ने जान लिया कि कांग्रेस ही सांप्रदायिक पार्टी है, जिसने एक हिंदुस्तान पाकिस्तान के दौर में 3 करोड़ लोगों को इधर से उधर किया, लाखों लोगों को खून से लथपथ किया। देश जान गया है कि इनका चेहरा असली क्या है, जातवादी हैं और धर्मवादी हैं। इनके पास बिल्कुल पर्दाफाश हो गया है। तो इसलिए कांग्रेस का कोई विजन नहीं है। कैसे रोका जाए, रोकेंगे तो जब आपका बांध मजबूत हो। बांध तो आपका टूट गया है, अपने आप एनसीपी अपने को तोड़ रही है, सारे जो रीजनल पार्टियां हैं आपको ध्वस्त करके चल रहे हैं, और खाद 2 में सिमट गई है। इसलिए अब कांग्रेस का जमाना जा रहा है। तड़फ रहे हैं कि हमको 10% ही हमें अपोजिशन में रख लिया जाए। अरे भाई क्यों रख लिया जाए? आपको अपना भूल गए? मरूम जवाहरलाल नेहरू जी के पीरियड में अपोजिशन था ही नहीं, उसके बाद राजीव गांधी जी के। तो ये सब प्रोपेगेंडा देश ने जान लिया है, अब अधिक नहीं चलना। जी हुसैन दलवाई साहब, कई सारे लोग बोल चुके हैं, उसमें कई सारे तथ्य ऐसे होंगे जिनको आपको लगा होगा कुछ सही बातें कही है। किन बातों को आप मानते हैं कि बिल्कुल सही है और किन बातों को आप बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं? तो चुनाव के बाद उसका एक ठीक ढंग से इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। वो अंदरूनी हो रहा है, थोड़ा बाहर जाके होना चाहिए सारे। एक तो वहाँ से एक सुझाव आया कि हर इलाके के 100 लोगों से बात होनी चाहिए, ये मेरा भी कहना है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के रूट्स हैं हर जगह। आज कितने लोग चुन के आए, तो आप अपरूट कर रहे हैं, उसको उखाड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा आप बोलेंगे नहीं, लेकिन स्वीकार तो जरूर करेंगे। नहीं, स्वीकार करने का सवाल ही नहीं आता। आज भी एक माहौल बन गया जिसका बीजेपी को फायदा हो गया। महंगाई थी,
फिर उन्होंने जिस ढंग से प्रचार किया, ये सारी बातें थे। कांग्रेस विरोध का फायदा उनको ज़्यादा मिला, ये सच बात है। अभी इसमें से बाहर पड़ने के लिए कांग्रेस कोशिश नहीं कर रही है, ऐसा मैं नहीं समझता, लेकिन जिस ढंग से कोशिश होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो रही है। एक छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा हूं, जैसे आपने कहा कि ये महंगाई थी और इसका फायदा बीजेपी ने ले लिया। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद आपकी पार्टी ने कमेटी बनाई थी, ए के एंटोनी कमेटी, और उसमें हार के कारण ढूंढने की बात हुई थी, और काफी मनन चिंतन के बाद निकला कि राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है, जो स्थानीय हमारी लीडरशिप थी उसकी वजह से गड़बड़ हुआ है। तो यही लीपापोती आपने फिर की। ये इस चिंतन मनन एनालिसिस, इस तमाम सारी का बात का मतलब क्या है, जब जो लोग जिस चीज के लिए जिम्मेदार हैं उन्हीं को इस बात का सहराया पहनाया जाता है कि नहीं नहीं ये जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। तो ये तो मैं कहता हूं चाटुकारिता की पराकाष्ठा, इससे ना कोई पार्टी बचती है ना कोई सरकार बचती है। दलवाई साहब, नहीं, ये अलग अलग तरह से लोग बातें रखेंगे, ऐसा नहीं, जो जीता वो सिकंदर रहता है। नहीं, वो तो एक माहौल अभी ऐसा बना है कि कांग्रेस समाप्त, कांग्रेस भारत बनाना, ये करना। उत्तराखंड में 3 सीटों पे उपचुनाव हुए, तीनों जगह, और तीनों कांग्रेस पार्टी जीत के आई। बिल्कुल ठीक है, वहां पे बीएसपी भी है, वहां 4 सदस्यों का विधानसभा में 4 अन्य दलों के सदस्य हैं जिनको लेके समर्थन से अब सरकार भी चला रहे हैं। अगर उनके साथ मिलकर आप चुनाव लड़े होते तो ये तीनों सीट शायद आप जीतते या नहीं जीत सकते थे। कांग्रेस पार्टी का निर्णय था, कांग्रेस ने 3 सीटें वहां पे चुनाव लड़े, लेकिन बाकी जो उपचुनाव है वहां जो आप सरेंडर कर रहे हैं, ये जो समर्पण है सरेंडर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या वहाँ की स्थिति जो है ना, उसको आप कैसे राजनीतिक स्थिति अभी इतनी वीक है, स्थिति को बेहतर कैसे करेंगे? सर वहां तो 24 साल से बाहर हैं आप सत्ता से। नहीं, सही बात है, आपने कहा वो बराबर है ना, लेकिन वहाँ लोग हैं, उनको साथ में लेना, इसलिए तो संगठन की बात चली है। संगठन ठीक होगा तो चुनाव में लेकिन ये संगठन तो आप बना नहीं रहे हैं। नहीं, आप तो समर्पण कर रहे हैं संगठन बनाने। नहीं, अभी ये संगठन, ये चुनाव को लेके संगठन बनता है क्या? संगठन एक अलग बात है, चुनाव का समय भी होता है जब संगठन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जी कह रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूं, चुनाव के समय में पार्टी के नेता, पार्टी के वर्कर, वो तमाम लोग जुटते हैं पार्टी के साथ। इस समय अगर आपने अपने आप को आरजेडी, अपने वर्कर को आरजेडी में, अपने वर्कर को जेडीयू में, अपने वर्कर को वहां पे मौका दिया कि यहां पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इनके साथ जाइए, तो वो फिर आपके साथ क्यों आएंगे? रहते ऐसा नहीं, कांग्रेस का की विचार मानने वाले वो वहां गठबंधन में काम करने के बावजूद भी वो कांग्रेस के साथ ही रहते हैं। ये मेरा मजे का सवाल है जो दलवाई साहब से पूछना चाहिए। दलवाई साहब, जो उपेंद्र भाई बात कह रहे हैं वो बड़ी क्लियर बात है। आप ये बताएं कि आपने बीजेपी विरोध के और मोदी विरोध के चलते पूरा लोकसभा का चुनाव लड़ा, समझ में आता है कि विरोध था और बीजेपी को रोकना था केंद्र में आने से, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी फिरका परस्त है और सेकुलरिज्म का पूरा जो अलंबरदारी है वो सिर्फ कांग्रेस के हाथ में। सवाल यह है कि ये जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कहानी कहां से गढ़ी जा रही है? फिरका परस्त ताकतें कहां बिहार में आ रही हैं? जो आनी थी वहां तो 40 में से 30 सीटें आ गई। अब इस 10 चुनाव में अगर जीत भी जाएगी बीजेपी तो सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन क्या आपको फिरका परस्त नाम का जो शब्द है, जिसको लगातार आप लोग दिन रात जपते रहते हैं, बगैर उसके आप लोग एक नहीं आ सकते। लिहाजा बार बार ये कहा जा रहा है फिरका परस्त ताकतों के लिए लड़ने के लिए हमने ये गठबंधन किया है। इसमें कहां गठबंधन, कहां फिरका परस्त ताकतें आ रही हैं? ये झूठ आप सरासर पूरी दुनिया के सामने क्यों बोल रहे हैं? सही माने में ये सवाल आपने नीतीश कुमार को पूछना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं ये बात, वहां गए ना, इससे बिहार की राजनीति और खराब हो गई। आप लोग लालू के बहुत विरोध में है, लेकिन लालू हमारा लालू जी एक निर्धार से काम करते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। ना तो नीतीश कुमार के विरोध में है, ना लालू प्रसाद यादव के विरोध में है, ना कांग्रेस के विरोध में। सवाल यह है कि एक बड़ी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी जो लगातार, जिसके उपाध्यक्ष लगातार कहते आ रहे हैं कि हमें पार्टी और संगठन को मजबूत करना है, वो संगठन को कमजोर कर रहे हैं। आखिर ये क्या मजबूरी है? जहां मजबूत बनना चाहिए वो आप मजबूर हो रहे हैं। क्या मजबूरी क्या है? ये तो मजबूर हो रहे, ये तो बिल्कुल मैं ये आपको नहीं दिखता? ये मजबूरी का नाम नहीं है। ये गठबंधन तो इलेक्शन के वक्त गठबंधन करना चाहिए। इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही के बात है कि कांग्रेस पहले गठबंधन बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन अभी की हालात ऐसे। वहां उन्होंने देखो ना, बिहार में
बिहार में उन्होंने रामविलास पासवान से अरे गठबंधन सरकार, किया। वो तो वो पार्टी थी जरूरत जिसका नहीं थी। जिसका स्तर ही तो नहीं क्या था। उनको मालूम था कि बिहार में ये करेंगे तो ही दलितों के वोट हमारे साथ आएंगे? जी, ये उन्होंने तो 40 में से वहां आप महाराष्ट्र की आप- बात करते हैं। महाराष्ट्र में जिनकी कोई ताकत नहीं, ऐसे लोगों को लेके उन्होंने महायुति बनाई है। तो ये तो करना ही पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है कि ये उपेंद्र जी, देखिए, जो जातिवादी पार्टी है जिनके पास अपनी जाति के 2%, 4%, 5% वोट हैं जी। वो अगर ऐसा करे तो बात समझ में आती है। बिल्कुल। कि रामविलास पासवान को लग रहा है कि मेरे पास 2% वोट है और दूसरी पार्टी को लगता है कि इसके साथ मिला दोगे हाँ तो 2% वोट मिल जाएगा, मार्जिनल वोट से हार जीत होती है। जी। तो उस कांग्रेस को रामविलास पासवान से तुलना ही नहीं करनी चाहिए। रामविलास पासवान से अगर कांग्रेस अपने को तुलना करे उनकी पार्टी से तो ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात वो है। बीजेपी से तुलना कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बीजेपी को तो ये मानते ही नहीं थे राष्ट्रीय पार्टी। बीजेपी तो किसी से भी समझौता कर सकती थी, लेकिन ये राष्ट्रीय होते हुए अंतरराष्ट्रीय पार्टी थी। मैं एक चीज इनकी उपेंद्र जी स्थिति आपसे में जानना क्यों आए? चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के पास इस उपचुनाव में विकल्प था कि वो अपने आप खड़े करे, अपने संगठन को बेहतर करे, ताकि विधानसभा चुनाव के समय में चाहे वो जेडीयू आरजेडी के साथ गठबंधन भी करे लेकिन अपने शर्तों पे कर पाते? देखिए, कांग्रेस को तो कायदे से ही करना चाहिए था कि सभी सीटों पर कैंडिडेट। ये रणनीतिक चूक है इस वक्त एक- कांग्रेस की तरफ से या मजबूरी है? वे देखिए, 2 सीट पर भी कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गठबंधन जब होता है ना तो उसमें जो बड़ी पार्टियां होती है, जैसे वहाँ आरजेडी बड़ी पार्टी है, जेडीयू बड़ी पार्टी है, तो उसके जो वर्कर हैं वो छोटी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ काम करते हैं। हमको लगता है कि अगर जीत गया तो फिर हमारा आगे नंबर नहीं आने वाला है। जी। तो जो सबसे जो छोटी पार्टी होती है गठबंधन की, उसको चुनाव जीतना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको शक है कि इनके दोनों उम्मीदवार को जीतेंगे ही। जब हारने तो 10 सीट पर आप चुनाव लड़िए, बिल्कुल। 10 सीट पर लड़िए और 10 हार जाइए। चुनाव हमेशा जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है। बहुत बार कांसी राम का नाम आपने सुना होगा, जी। हमेशा हारने के लिए चुनाव लड़ते थे वो, और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ लड़ते थे अपनी पहचान बनाने के लिए। तो उनकी अपनी उसका एक ऐसी- संदेशा ऐसा जाता इसी वजह से है कांग्रेस को कि खैर पहचान की कांग्रेस ने समस्या इस नहीं तरह है, से उनके चुनाव लिए लड़े, इसलिए बीजेपी सत्ता पे आई। और तो वही मैं कह रहा हूं, कांग्रेस का उद्देश्य जो है, कांग्रेस यही अच्छा, सवाल है। आज मानस कैसा है? आज मानस ये है कि अभी बीजेपी सत्ता पे आने के बाद महंगाई तो बढ़ गई, कई जगह गड़बड़ी हो रही है। आप अभी स्पाइंग के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। हर क्षेत्र में वो कहाँ न कहाँ बदनाम हो रहे हैं। ऐसे हालत में लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह से आप इस गठबंधन नहीं करेंगे तो आप बीजेपी को मदद कर, आप ये चर्चा इस तरह से भी हो सकती थी। मजबूरी, ये मजबूरी है। मजबूरी नहीं, लोगों का मानस दिलीप, क्या है ये जी। महत्व का है ना। दिलीप, एक पॉइंट ये है जी। कि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने सरेआम ये कहा था कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, और इसी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में इन्होंने किसी के साथ भी समझौता नहीं किया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी ने जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था, वो दिल्ली के जो लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद जब ये 40 सीटों पर सिमट गए हैं, तब क्या इनको ये लगता है कि 2 सीटों के लिए समझौता कर रहे हैं? क्या ये 2 सीटों पर जीत जाएंगे तो इससे इनको बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है? और अगर ये हार गए तो पता ही चलेगा कि इस गठबंधन करने के बाद भी कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी जो है इतनी खराब हो चुकी है कि वो 2 सीटों पे भी नहीं जिता पाई अपने कैंडिडेट को। तो मेरा कहना यह है कि अगर कांग्रेस को रिवाइव करना था या कांग्रेस को मजबूत करना था तो आप 10 सीटों पर लड़ते। हारते तो यह मैसेज तो जाता कि कांग्रेस आज भी 44 सीटों पर सिमटने के बाद भी लेकिन अपने में तैयार है। जो बात दलवाई साहब कह रहे हैं, दलवाई साहब, उपेंद्र जी, कि ये मैसेज ये नहीं देना चाहते हैं कि बीजेपी मजबूत हो। देखिए, बीजेपी तो मजबूत है। ये तो अपने आप में नहीं, रोकना है। एक बात यहाँ आई है कि लोकसभा के इलेक्शन में भी कांग्रेस ने वहां गठबंधन किया था लालू जी के साथ, जी, और अभी क्यों नहीं करते, ये भी सवाल उठ सकता था। नीतीश के साथ नहीं किया था। नहीं, ये जो लेकिन जी। लालू जी के साथ किया था ना जी, और उसकी वजह से थोड़ा फायदा हुआ ही उसमें ना। आप किन शर्तों पे करते हैं यह महत्वपूर्ण था। इन शर्तों को आपने जहां पार्टी के को खड़े करने की, वापस खड़े करने की बात है, वहां पे आप मजबूर दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं ये मजबूरी जो है लोगों के परसेप्शन में है, इसके कारण पार्टी मजबूर है इस आपकी। तरह का आपका विचार हो सकता नहीं, आप कह रहे हैं ना, अभी आपने अभी यही कहा कि लोगों के मन में ये जा रहा है। लोगों का मानस तो देखना ही पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसे जी। लोगों को छोड़ के अपनी राजनीति नहीं कर सकती। बिल्कुल। लेकिन ये उपेंद्र जी, आपने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी में, जो क्या उनकी राय ली गई? हमें तो नहीं लगता कि उन लोगों की राय ली गई होगी।
क्योंकि जब पार्टी कोई निर्णय करती है तो पार्टी को अपने लोगों मैंने को वहाँ के विरोध- लीडरशिप के ऊपर ही छोड़ा गया था। वहाँ की लीडरशिप क्या बोलती है वो सुन। महाराष्ट्र में क्या करेंगे? महाराष्ट्र में भी ये कहा गया है। भ्रष्टाचार क्या के करेंगे खिलाफ मैं लड़ते बोलता लड़ते हूं। आपने लालू में सजाए याफ्ता आदमी के साथ में गठबंधन किया है, जिसको राहुल गांधी ने फाड़ के फेंक दिया था जिसे ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दिया था। उस सजा याफ्ता आदमी के साथ आप इन शर्तों पे मजबूर हो गए कि 10 में से 2 सीटें लेके तैयार हैं आप, और कह रहे हैं हम बीजेपी को रोकेंगे। जब बीजेपी को रोकने का समय था तब आप अलग खड़े थे, जब बीजेपी को आप ले आए अब कहते हैं हम की। तो ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं भाई आप? ऐसा है कि जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है जी, वहाँ पार्टी नेतृत्व आला कमान ने ये कहा है कि वहाँ के नेता क्या बोलते हैं वो आप लोग तय कीजिए, उनके साथ रहना कि न रहना, और रहना है तो कैसा गठबंधन करना ये तय आप कीजिए, आप जो तय करेंगे वो निर्णय हम 50% उन पे ना 50% का सवाल ही नहीं आता। 50% है क्या? अभी वो क्या बोलते हैं, एनसीपी ऐसा बोलते हैं कि हमारे 2 गुना लोग आए। अरे 2 गुना कितने आए, यानी कितने आए? 4 आए। 4 में से 3 जगह न बीजेपी का सिंबल था न शिवसेना का सिंबल था, सिंबल अलग ही थे। उसमें एक तो सातारा की सीट थी, वहाँ उदयनराजे थे, उनको आप पूछिए कि वो चुन के आए, वो बीजेपी एनसीपी की वजह से आए कि कैसे आए। ऐसा ये भी बात ध्यान में रखिए, वहाँ की राजनीति ऐसी है कि कांग्रेस को छोड़ के एनसीपी कुछ वहाँ नहीं है, कांग्रेस के साथ ही उसको रहना वहाँ पड़ेगा। 50% और कांग्रेस के वहाँ के नेताओं ने आप महाराष्ट्र से बिल्कुल तय किया है। आप महाराष्ट्र से आते हैं, आप महाराष्ट्र से आप सांसद हैं, महाराष्ट्र से आप आते हैं, वहां पे 50-50 फार्मूला चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। और ये जाहिर तौर पे बताया गया है कि ये 50% वगैरह की बात बिल्कुल चलाएगी नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। अगर वो 50% बोलते रहे तो हम अलग लड़ने के लिए तैयार हैं। और कार्यकर्ता, इसके ऊपर कार्यकर्ता का दबाव है, ये ध्यान में रखिए। नेताओं के ऊपर महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं का दबाव है कि इनको बाजू कीजिए, हम अलग लड़ेंगे। ये दबाव बिहार में नहीं है, वहाँ ये दबाव बिहार में नहीं है। बिहार में नहीं, बिहार में मानस ऐसा हो गया कि अभी इकट्ठा रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। चलिए यहाँ इकट्ठा रहेंगे। उपेंद्र जी, कांग्रेस मजबूरी है या मजबूत बनने की रणनीति के तहत ये काम करे, कैसे देखते हैं आप इसको? कांग्रेस के पास कोई, हमें लगता है ना, इस पार्टी के एक होती है इमीडिएट स्ट्रेटजी, एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो ये जो बहुत इमीडिएट इनका जो स्ट्रेटजी है, इमीडिएट स्ट्रेटजी यही है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो बस बीजेपी को हराना इनका लगता है कि ये कहां से आता है बीजेपी को हराना है? ये पहली बात। इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या राजनीति, क्या सियासत है? इनके पीछे एक राजनीति है कि बीजेपी हारेगी तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव देश में पैदा होगा कि भाई देखिए मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं, मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को शायद उससे फायदा हो। कुछ एक ये स्ट्रेटजी होती है कि भाई पुष्पेंद्र। नहीं देखिए, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की बदकिस्मती देखिए कि 2009 में जिस राज्य ने इनको सबसे ज्यादा एमपी दिए, उस राज्य को इन्होंने, कहते हैं ना कि घुमा घुमा के इतना मारा, और चुनाव आ गए 2014 में, उस आंध्र प्रदेश के टुकड़े किए, और जिन बुनियाद पर टुकड़े किए आज ये वहां से सफाया हो गए। आसाम में इनकी सरकार है, वहां विद्रोह है। महाराष्ट्र में ये पावर में है किसी पार्टी के साथ, उसके साथ कहते हैं कि हम तुम्हें इतनी सीटें नहीं देंगे। मुझे लगता है कि कुछ कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के नीति निर्धारकों ने और जो यहां केंद्र में लोग बैठे हैं और इनके सलाहकारों ने तय कर लिया है कि जहां भी कांग्रेस थोड़ी बहुत मजबूर है, उसे मिट्टी में बगैर मिलाए कांग्रेसियों को चैन नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, जहां जहां ये हाल है इसका। एक रमेश जी, हरियाणा में भी यही हाल हो रहा है। बीजेपी को हराने का मकसद जो है कांग्रेस के सामने साफ है। देखिए, पहली चीज तो अभी मैं महाराष्ट्र से भी 3 दिन पहले आया हूँ, और वहाँ की जनमानस की जो दलवाई जी बात कर रहे हैं, वहाँ किसी भी कॉस्ट पर एनसीपी इन लोगों को दूर दूर तक नहीं चाह रही है। और जहाँ तक समझौते वाली पोजीशन होगी तो वो स्टेज पे होगी, जहाँ बिहार की पोजीशन कर रहे हैं हालत उससे भी ज़्यादा बदतर इनकी महाराष्ट्र में होगी। और अब इनका जो रोकने वाली बात है, ये रोकना तो छोड़ दें, मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता ने आपको इस हद तक पहुंचा दिया है कि रोकने की बाउंड्री आपके पास हो तो सही ना, बाउंड्री नहीं है। चलिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह भाग रहे हैं, शैलजा भाग रही हैं, आसाम में अपने लोग आप अपनी दीवारों में रखे हुए जो आइटम है उनको तो समझ नहीं पा रहे हो। आखिरी सवाल दलवाई साहब, कहां से रोकेंगे? दलवाई साहब, राहुल गांधी जी का जो फॉर्मूला था कांग्रेस पार्टी को रीइन्वेंट करने का, रिवाइव करने का, जमीन पे ले जाने का, संगठन को मजबूत करने का, उन चीज़ों को, उन मकसद को, इन चीज़ों से झटका नहीं लगता है? नहीं, ऐसा है कि एक तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी करनी चाहिए, उसका प्रयास चला है
लेकिन मुझे ये लगता है कि इन्होंने अभी जो कहा ये सही बात है कि वहाँ के नेता, जैसा महाराष्ट्र में एक बहस हो रही है कि महाराष्ट्र के नेताओं पे छोड़ी, लेकिन महाराष्ट्र में भी सारे नेताओं से बात करके जो होनी चाहिए जी, ये नहीं हो रहा है। ये सही बात है, ये सही कि बात है। सबसे बात करनी चाहिए। जैसे कि मैं वहीं से आया हूं, सारी इसमें मालूम है। मैं कोकण से आता हूँ। कोई नहीं पूछा। कोकण में क्या होगा, कोकण में क्या है, मुझे पूछा भी नहीं गया है। जी, मुस्लिम सीटें कहाँ हैं, क्या हैं। ऐसा है कि महाराष्ट्र में मैं मेरे एज से 18 साल से मैं महाराष्ट्र में ही काम कर रहा हूँ। पूरे महाराष्ट्र में हमेशा काम करता रहा हूँ। एक समाजवादी मूवमेंट से आया हुआ हूँ, लोयर्स मूवमेंट से आया हूँ, और वहाँ की हर इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये नहीं कहूँगा 288 जगह मुझे अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन कुछ ऐसे जगह है। 150 तक मुझे मालूम है कि वहाँ कास्ट कॉम्पोजिशन क्या है, वहाँ के हालात, इकोनॉमिक स्थिति क्या है, वहाँ अपोजिशन के लोग कौन हैं, तो क्या आप ये है, मानते हैं, वहाँ सूखा है कि नहीं है। आप जैसे नेता ये मानते हैं कि पार्टी के अंदरूनी जो उसमें तालमेल होना चाहिए वो चीजें नहीं है, तो आप ये क्यों मान लेंगे कि बिहार में वो चीजें हो? बात है कि इस मूवमेंट से, समाजवादी मूवमेंट से चलने वाले जो दलवाई जी, और वहां भी एक अस्तित्व है, मैं भी जानता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र का मैं भी जनता दल के पीरियड में जो मैं प्रभारी रहा हूं जी। लेकिन जो हालत है कि इन जैसे व्यक्ति को कोई वहां पूछने वाला नहीं है, जी। और यही नहीं है, वहां सबकी अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग चल रहा है, जी, और न तो वो चलिए। जनपद की मान रहे हैं, न एक कोई छोटा सा मतलब नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। एक सवाल सर मैं पूछना चाहता हूँ, जी। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो गांधी परिवार की तरफ देखती थी, अब वक्त नहीं आ गया है कि गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस आगे तरफ देख रही है, या सिर्फ बार बार उन्हीं गांधी परिवार का नाम लेके आप सरकार बनाने या सत्ता में रहने या एकजुट रहने का नारा लगाते रहेंगे? अब तो गांधी परिवार को कोई चाहिए नहीं, रहा। हुसैन साहब का क्या कहना? अब तो नाम हुसैन हटाओ। साहब से सवाल। आप इतने गांधी परिवार के खिलाफ क्यों? गांधी नहीं, मैं परिवार नहीं ने कह रहा। यहाँ इस देश में क्या नुकसान किया है? क्या गांधी परिवार ने यहाँ सांप्रदायिक ताकतें बढ़ाने का काम किया है क्या? गांधी जी हाँ, परिवार ने- हिंदुस्तान पाकिस्तान उन्हीं की बदौलत क्या दलवाई क्या जी। बात करते मैं हो? कह रहा हूं, ये की बदौलत ये है। चलिए, और इस ये- देखिए, नहीं, नहीं, ये बिल्कुल ये अलग बहस है, इस पे वहाँ बहस- प्राइम मिनिस्टर बनने इस पे वाली चर्चा बात अलग के कर लिए- लेंगे, कभी इस पे चर्चा कर लेंगे अलग। ये ये बहस तो करेंगे, जी। एक दफा ये बहस करेंगे। ये चर्चा अलग कर लेंगे। सावरकर क्या बोले, इनके लोग क्या बोले, इनका एक- क्या इस था, पे- इस पे अलग चर्चा कर रहे हैं, इस पे अलग RSS से क्या चर्चा। कर रही थी, ये सब बातें मुस्लिम लीग बोली। क्या कर बिल्कुल, रही है? एक छोटे से बहुत पुष्पेंद्र, मुश्किल पड़ेगा आपको। हमें माफी और स्वीकार मांगना कर लीजिए पड़ेगा वहाँ आप से। सब लोगों से। एक छोटे से ब्रेक जाना पड़ेगा, ब्रेक के बाद चर्चा अलग मसले पे करेंगे, मुद्दे पे करेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री गडकरी साहब कह रहे हैं कि उनके घर पे कोई जासूसी नहीं हुई, लेकिन जांच की मांग हो रही है विपक्षी नेताओं से। क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसके पीछे सच्चाई क्या है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं अब कि नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि उनके घर किसी तरह का कोई जासूसी नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष के नेता इस पे कुछ और मांग कर रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल क्या कह रहे हैं वो सुन लें आप। गडकरी जी के घर पे कुछ डिवाइस पाए गए, कोई उनकी जासूसी कर रहा था। अब कभी कहते हैं दिल्ली का घर, कभी कहते हैं बम्बई का घर। जिनके घर पे हो रहा था वो गडकरी जी होता था या नहीं होता था वो नहीं कहते हैं। हाईली स्पेक्युलेटिव, क्या मतलब होता है उसका? या तो होती थी या नहीं होती थी, पर ये करके उन्होंने भी छोड़ दिया। बीजेपी के एक नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो अथॉरिटी के साथ कहते हैं कि ये तो हो ही रहा था, और कौन कहां से कर रहा था वो भी कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और पार्लियामेंट में भी इसका जवाब देना चाहिए देश को कि क्या हो रहा था। में सरकार को जवाब देना चाहिए, साथ ही साथ जांच होनी चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये कथित जासूसी मामला है क्या? पुष्पेंद्र,
देखिए, दो चीज़ों का बड़ा कंट्रडिक्शन है। अगर आपको याद होगा कि अब एनडीए की सरकार बनने से पहले भी प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, उनके ऑफिस में बगिंग का मामला आया और उस वक्त भी ये बड़ा हुआ कि साहब ये पी चिदम्बरम करा रहे हैं, आपस का झगड़ा है, इनसाइड कांग्रेस का है। फिर उसके बाद में एक दिन खबर आई कि साहब अरुण जेटली के टेलीफोन को जो है लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं, वो कौन करा रहा है, उसमें खुद बीजेपी के लोगों का नाम आया, फिर सरकार का नाम आया, AK एंटोनी के ऑफिस की बगिंग कराई गई। तो ये 3-4 चीजें हम लोग सुनते रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा इस सरकार के बनते ही एक बड़ा खुलासा इस देश में यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी समेत दुनिया के 4-5 पार्टी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, जिसमें ब्रदरहुड पार्टी भी थी, इन सब की जासूसी अमेरिका अपनी एक अदालत के हुक्म के बाद कर रहा था, जिस पे भारत ने यहां नाराजगी भी जाहिर की। अब वो खबर और इस खबर के पीछे एक आदमी है, जो आदमी CIA का था, कॉन्ट्रैक्टर था, जिसका नाम है एडवर्ड स्नोडेन। ये आदमी आज की डेट में उनका कॉन्ट्रैक्टर था, ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था, आज की डेट में बागी हो गया। ये कहा जाता है जितनी भी सीक्रेट सर्विस होती है उसमें ना कोई कभी बागी होता है, ना कभी कोई नौकरी से बाहर होता है, इसमें भी उसका नाम आ रहा है। मेरा इतना कहना है कि गडकरी साहब को अभी 2 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर शिफ्ट होना है, मंत्रालय का उनको नया मकान मिला है, इस मकान में वो लंबे समय से रह रहे हैं। गडकरी साहब अगर ये कह रहे हैं कि मेरे घर में कोई ऐसी चीज नहीं है, तो फिर ये तीसरी कौन सी ऐसी फोर्स है जो शक्ति सिंह गोहिल साहब से लेके मनीष तिवारी और मनीष तिवारी से लेके मीम अफजल साहब को सबको पता है कि जासूसी हो रही थी। भारत के गृह मंत्री ने कहा कि इस किस्म की कोई बात नहीं है, तो जांच किस बात की होगी? मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जिन चीजों का कोई इशू ना बनाया जाए कि उसको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के हम संसद में उठाएंगे, गैर जरूरी मुद्दे और मुद्दों के अभाव में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो नहीं भी मुद्दा है उसको बनाओ और किसी तरीके से शोर मचाते रहो इस सरकार के खिलाफ। उपन जी, क्या आपको लगता है यह गैर जरूरी मुद्दा है? अब देखिए, जिनके यहाँ जासूसी की बात का आरोप लग रहा है कि जासूसी करवाई गई और वो खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई जासूसी नहीं हो रही थी, तो हमें लगता है कोई तीसरा पक्ष है उसको कहने के लिए कि कोई ज़रूरत है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा विचार विमर्श बहस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन जो बात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ये पहले से चल रहा है, यूपीए सरकार से चल रहा है, अगर ये स्थिति है, सुब्रमण्यम स्वामी के पास कोई एविडेंस है तो वह ले करके आए तब तो ठीक है, अदरवाइज हमें लगता है सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को पहले भी लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते रहे हैं जी। जो बिना एविडेंस के वो बात करते हैं तो वास्तव में उनकी गंभीरता से कुछ भी बोल सकते हैं। वो इंदिरा गांधी परिवार के खिलाफ, सोनिया गांधी के परिवार के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, वो अभी भी वही बोल रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि अगर बिना सबूत दिए हुए उनकी बात को कभी भी गंभीरता से लिया ही नहीं जाना चाहिए जी। रमेश जी, दो तरह की बातें आ रही है। एक, नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि उनके घर पे किसी तरह के कोई उपकरण नहीं मिले हैं, उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है किसी तरह का कोई जासूसी नहीं हुआ है। एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। गृह मंत्री कह रहे हैं इस मामले को लेके अब कोई मतलब नहीं है जांच का, क्योंकि गडकरी साहब ने इनकार कर दिया है। कांग्रेस के नेता को आपने सुना अभी, वो कह रहे हैं कि संसद में भी उठाएंगे और संसद में जवाब भी मांगेंगे, साथ ही साथ इसकी जांच होनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लीडर्स जो कभी कहे जाते थे कि हाईली क्वालिफिकेशन है इन लोगों की, और लीगली वैसे तो इनका पुराना चरित्र इस टाइप का है कि इमरजेंसी 1975 से जिस मरहूम इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को वाला ताक रखा, और वही मुझे ये टिप्पणी अभी जो कर रहे हैं, इनको ये होना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो डिपेंड करती है वो कंप्लेनेंट के बेसिस पे करती है। इन्वेस्टिगेशन जब होता है कि कंप्लेनेंट स्टोरी बनाए और उसकी जो है कंप्लेंट के लिए विद एविडेंस प्रूव करे। जब यहाँ कंप्लेनेंट कोई है नहीं और जिनके यहाँ ये कह रहे हैं उन्होंने साफ कर दिया कि इस टाइप का कोई घटनाक्रम नहीं है, इसलिए गृह मंत्रालय से ये कह देना कि जब कोई टॉपिक नहीं है तो ये बेजा तरह ये इन्होंने संवैधानिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कांग्रेस का एक आचरण पुराना रहा है और यही कारण है कि इस आचरण से कोई मुद्दा नहीं है। जब गडकरी जी ने साफ कर दिया कि भाई ये टॉपिक नहीं है, फिर क्या मतलब, किस बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन का राइट ही नहीं है, कहीं से नहीं हो सकता। ठीक है हुसैन साहब, मुझे तो ये तीनों लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो देख के, ये सुन के जरा आश्चर्य लग रहा है। ये मामला बीजेपी का या और किसका नहीं, ये मामला हमारे देश का है।
और जासूसी इस तरह की अमेरिका अलग अलग जगह करती है, ये सही बात है। ऐसा है कि जो इनका प्रणव जी का उल्लेख किया गया, तो प्रणव जी के बारे में जब ये और उसकी इंक्वायरी, मुझे ये लगता है कि इतना जैसा कॉकरोच कोई बैठा और उसको चटक दिए, ऐसा ये मुद्दा है ऐसा मुझे लगता नहीं। क्योंकि ये आपके हिसाब से मुद्दा क्या है? ये देश उभर रहा है, एक ताकतवर हो रहा है, वहाँ हर अभी अमेरिका की तो स्टाइल है ना, हर जगह इस तरह का जासूसी वो करते हैं। पूरा अरब देश को उन्होंने धस्त कर दिया। आपने पाकिस्तान का उल्लेख किया, मैं ये बोलना चाहता था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश प्रोफेसर्स थे, ब्रिटिश प्रोफेसर्स थे, उन्होंने पहला ड्राफ्ट बनाया पाकिस्तान का। ये ऐसा हर जगह कहाँ न कहाँ गड़बड़ी करना, ये उनका हमेशा तरीका रहा है। तो ये इसकी इतना छोटी बात है ऐसा मुझे नहीं लगता। उसमें आईबी रॉ, एक तो ऐसा कि ये आईबी है, रॉ है, उसको पार्लियामेंट कुछ पूछ नहीं सकती क्योंकि वो इसके बाहर है, कानून के बाहर है। उनको क्या खर्चा मिलता है, क्या करता है, कौन किया, क्या किया, ये सब निकालने के लिए मुझे लगता है कि इतनी सीधी बात है ऐसा बिल्कुल समझना नहीं चाहिए। इसमें कुछ न कुछ जरूर छुपा हुआ है और वो बाहर निकालना। ये क्या गडकरी जी साहब के खिलाफ नहीं है? गडकरी कैसे बोलेंगे कि हो गया? गडकरी साफ कुछ बात नहीं करते, ये ध्यान में रखना चाहिए। साफ बात कहा है मैंने कहा न कहा ये ऐसा है कि इसके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोलना चाहिए, क्योंकि आईबी है, रॉ है, वो उनके हाथ में है, उसको कोई नहीं पूछ सकता कि वो बंधे हुए नहीं है लोगों को बताने के लिए। ये जहाँ तक ये बातें हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी और रॉ की मामला है, ये क्या है क्या नहीं उसकी जांच करनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलासा करना चाहिए। अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने कुछ खुलासा किया नहीं, ध्यान में रखिए। क्या करें? सवाल जो है या नहीं है, ये गलत है, बोलिए ना गलत है। ऐसा है कि ये ऐसा ही उठता है क्या? कोई बात ऐसी उठती है क्या? इतनी गंभीर बात है, ये गंभीर बात है, ये मान के इसमें सोच विचार करना चाहिए। इसकी इंक्वायरी ठीक ढंग से होनी चाहिए, इसकी जांच ठीक ढंग से होनी चाहिए। ऐसी बात है, क्योंकि यह कहा इस देश में कुछ भी हो सकता है। ये कह रहे हैं कि ये देश के लिए गंभीर बात है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, कांग्रेस के टाइम पर जब तमाम मुद्दे उठे और कांग्रेस का एक स्वभाव रहा है कमेटी और कमीशन अपॉइंट करना, और अगर उसका बजट निकाल करके देखा जाए तो चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे देश का विकास हो, वो पैसा इतना गुना निकलेगा। एक भी कमीशन का, एक भी कमेटी का इनका आज तक रिजल्ट 0/0 है। वो परंपरा जो इन्होंने पूर्ववत चलाई है, इस परंपरा को ये सरकार टाइम वेस्ट करना, पैसा वेस्ट करना, जिस चीज का कोई मतलब रिजल्ट नहीं निकालना नहीं चाहती। और उस परंपरा पर जिन्होंने कांग्रेस का अपना जो स्वभाव, देश को भूल करके अपना हित, जनता को बेवकूफ बना करके अपने चलते रहे, सरकार चलती रहे, जनता बेवकूफ बनती रहे, वो कार्य ये सरकार नहीं करेगी। नहीं, ये डिवाइसेस हैं, वो अमेरिका से आई हुई डिवाइसेस है, तो सब लोग मानते हैं, सबने ये कबूल किया है कि ये इस तरह का इतनी डिवाइसेस यहाँ है ही नहीं। ये डिवाइसेस कैसी यहाँ, अगर किसने लाई? ये अगर इनके पीरियड में था, ये डिवाइसेस थी, तो कहां रख करके बैठे हैं? एविडेंस का पार्ट है, तो इतना हाई तोबा हो रही है, वो निकाल करके अब तक दे देनी चाहिए। क्योंकि पीरियड इनका था, पार्ट इनका था, सारा सिस्टम इनका था, फिर हमको क्यों पूछ रहे हो? जांच करवाइए। ऐसा नहीं है भाई साहब, ये ध्यान में रखिए, आज जो इस्तेमाल किए गए विदाउट किसी डिवाइसेस है, जांच हो जाएगी। वो डिवाइसेस पहले नहीं थे। अगर आज जो डिवाइसेस यहाँ रखे गए हैं, वो डिवाइसेस इसके पहले कभी नहीं आए थे। ये डिवाइसेस इतने सेंसिटिव है। कौन से डिवाइसेस है, किसको पता है? मैंने इसके बारे में आया है, सब प्रेस में आया, तो प्रेस में हम लोगों ने दिया और प्रेस में आया, ऐसा समझते हो क्या? क्या आया, क्या उसका इंक्वायरी भी नहीं करने की? वह ऐसा है कि सरकार जब अमेरिका के इसकी समर्थन की सरकार आती है या गठबंधन की सरकार आती है, तो वहां ज्यादा जासूसी होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। जैसे कि पाकिस्तान है, जैसा कि अफगानिस्तान है, अरब देश है, वहां सबसे ज्यादा स्पाइंग होता है। तो आज ये हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये क्या भाजपा और कांग्रेस का सवाल नहीं है,
ये सवाल इस देश का सवाल है। पूरा देश आज इस तरफ के देखता है कि यहाँ इस तरह का अगर होता है हमारा ऐसा है। और मुझे भी ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगता है, गडकरी साहब मेरे महाराष्ट्र से आए हुए, वेरी सेंसिटिव पर्सन, वेरी एक्टिव एंड वेरी एफिशिएंट पर्सन, तो उनके घर में ही क्यों हुआ, ये सवाल मेरे दिमाग में आता है ना। पुष्पेंद्र, नहीं, मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि गडकरी जी के घर पे हुआ। गडकरी जी तो अभी 2 महीना हुआ है सरकार में आए हुए, बहुत सारी चीजें ये कह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन मेरा कहना है कि इन्हीं कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस बात का देश को जवाब देना चाहिए था कि कैसे प्राइम मिनिस्टर के मीडिया एडवाइजर ने कहा कि देश की हर इंपॉर्टेंट फाइल सोनिया गांधी के घर जाती थी और बगैर उनकी क्लियरेंस के नहीं आती थी। सवाल देश को खतरा वहां नहीं था। लोगों को आज तक पता नहीं कि वो इलाज के लिए कहां जाती हैं, लोगों को आज तक पता नहीं किस चीज के लिए जाती हैं, लोगों को यह पता नहीं वो कब आती हैं, वो फाइलें क्यों उनके पास जाती थी, वो किस अथॉरिटी के तहत जाती थी, उसमें रॉ और आईबी का उसमें क्लेम लिखा होता था, वो नोटिंग क्यों पढ़ती थी। देश के लिए खतरा वहां पे था। गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट के मंत्री है, उसमें कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं होने जा रहा। चलिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है, इस तरह की बात करना मेरे लिए, मैं तो कहता हूं बिल्कुल गलत बात है। कौन रिटायर होने के बाद क्यों बोलता है वो? अरे भाई ये तो आप ये एक स्टाइल है, ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वालों की एक स्टाइल है, अपने पर प्रकाश लाने के लिए इस तरह की बकवास वो करते हैं। ऐसी बकवास के ऊपर आप चर्चा करते हैं तो कमाल की बात है। तो कैसी क्या फाइल उनके पास जाएंगी? बिल्कुल यही नहीं है की चॉइस से संजय बारू को रखा गया था, आप मानहानि का केस करते हैं। हमारा समय खत्म हो गया है। उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, रमेश जी और हुसैन साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।